जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था विटलसी का वर्ड एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन की पूरे विश्व में उन्होंने किस प्रकार से कितने अच्छे तरीके से विश्व में क्या किया था कि किस रीजन में कौन सा एग्रीकल्चर रीजन होगा, कृषि प्रदेशों का उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से क्या किया था, वर्गीकरण किया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हर साल आता है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सब बातों को हम आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वान थ्यूनेन एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, यानी जो वान थ्यूनेन थे एक जर्मनी के विद्वान थे। तो वान थ्यूनेन महोदय ने जो है क्या दिया था कि एग्रीकल्चर जो होता है यानी कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था कि कोई नगर है, नगर से जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती जाएगी नगर से जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं तो हमारा जो कृषि का प्रतिरूप होगा, पैटर्न होगा, वो डेंस एग्रीकल्चर किया जाएगा या जो है एक्सटेंसिव यानी विस्तृत एग्रीकल्चर किया जाएगा। कौन कौन सी फसलों को कहाँ उगाना चाहिए, इन्हीं सब बातों को उन्होंने क्या किया था, चर्चा किया था। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो है एग्रीकल्चर का जो पैटर्न होता है विभिन्न नगरों से जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे वो क्या होता है कि एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज होता जाता है, यानी जो लैंड यूज है आपका वो क्या होता जाता है, बदलता जाता है। ठीक है, तो वो क्यों बदलता है, क्या कारण है, इन्हीं सब बातों के बारे में ये आपकी थियरी जो है, ये मॉडल क्या है, बताता है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं। इन 1826 वान थ्यूनेन एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी, 1826 में वान थ्यूनेन महोदय ने क्या दिया था, एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी दी थी। जो भी पॉइंट स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको एक्सप्लेन किया रहा है, एक एक शब्द आपके लिए क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप लोग जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है, कोई यहाँ पर डेट लिखा जा रहा है, यानी वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कोई बुक का नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अपनी पूरी स्लाइड में कोई एक ऐसा शब्द जो है फिजूल का नहीं रखते हैं जिससे आपको कोई फायदा होने वाला ना हो। ठीक है, इसलिए इस बात को आप लोग बेहद ही गंभीरता से यानी सीरियसली से लीजिएगा। यानी 1826 में इन्होंने क्या दिया था, वान थ्यूनेन ने एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी दिया था, यानी कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था। क्या, कृषि की अवस्थिति यानी लोकेशन कहाँ रखी जाए। ठीक है, ये एक जर्मनी स्कॉलर थे। जर्मनी में एक जगह है मैक्लेनबर्ग। ठीक है, तो जर्मनी में क्या है, एक जगह मैक्लेनबर्ग है। उसी मैक्लेनबर्ग में ये क्या करते थे, एक फार्म हाउस था। ठीक है, एक फार्म था, एक खेत था। तो उसी खेत पे क्या करते थे, एक व्यवस्थापक का कार्य करते थे और काफी दिनों तक उन्होंने उस खेत की व्यवस्था को देखा था। उसी व्यवस्था के आधार पर इन्होंने अपनी थियरी दी थी। ठीक है, उसी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने थियरी दी थी। तो ये जो थियरी दिए थे वो स्थान कहाँ था, जर्मनी में एक स्थान है मैक्लेनबर्ग। मैक्लेनबर्ग में जिस खेत के ये व्यवस्थापक थे, उस खेत को कहा जाता है टीलो फार्म। क्या बोला जाता है, टीलो फार्म। ठीक है, इसी फार्म के क्या थे, एक व्यवस्थापक थे, जिसे देखकर क्या किया था, इन्होंने इस थियरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है आइसोलेटेड स्टेट। क्या लिखा है, आइसोलेटेड स्टेट, और ये जर्मनी के हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइसोलेटेड बुक में ही इन्होंने क्या किया था, इस थियरी का प्रतिपादन किया था। ये थियरी मुख्य रूप से कंपैरेटिव एडवांटेज पे आधारित है, यानी तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, यानी ये तुलना करते हैं दो सेक्टर के बीच में, दो क्षेत्र के बीच में, और ये बताते हैं कि आपका जो एग्रीकल्चर का पैटर्न होना चाहिए, यानी जो कृषि आप करेंगे, कौन सी फसल नगर के पास रहेगा, कौन सा फसल नगर के दूर रहेगा, इन दोनों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और जहां पर आपको अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, उसी स्थान पर खेती करने की बात करते हैं कि आपकी कौन सी फसल कहां पर लगाएंगे। इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है कि यह कंपैरेटिव एडवांटेज यानी तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। ठीक है, और यह एक नॉर्मेटिव अप्रोच है। नॉर्मेटिव अप्रोच आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक दृष्टिकोण पर आधारित है। नॉर्मेटिव अप्रोच की बात तब की जाती है जो कोई भी थियरी में अगर बहुत सारी क्या होती है, एजम्पशन होती है। क्या होती है, एजम्पशन होती है, तो उस थियरी को नॉर्मेटिव अप्रोच बोला जाता है। अगर एजम्पशन नहीं है तो वो क्या है, इंपीरिकल बेस पे है, यानी आनुभविक तरीके से उस थियरी को दिया गया है,
कोई मान्यता नहीं मानी गई है। तो इनकी थ्योरी में हम आगे देखेंगे बहुत सारी ये मान्यताएं माने थे। इन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि अगर इन मान्यताओं को आप नहीं मानते हैं तो हमारी थ्योरी लागू नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है सप्लाई घटती है वैसे वैसे प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल सप्लाई ही उसको कंट्रोल करता है, लेकिन अन्य बातों को हम समान मान लेते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है कि कुछ मान्यताएं दी है, इसलिए इसको बोला गया है नॉर्मेटिव अप्रोच। अब आइए कुछ हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं जिनका बार बार इनके थ्योरी में उपयोग होगा, वहां पर क्या है आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और इस जो है टर्मिनोलॉजी को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में आपसे केवल टर्मिनोलॉजी के दे दिया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि इसके बारे में बात सही है कि गलत है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पहला टर्मिनोलॉजी है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कृषि उत्पादकता क्या होती है। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता क्या होती है, यानी आप जितना कॉस्ट लगा रहे हैं उससे आपको जो इनपुट मिल रहा है, यानी 1 हेक्टेयर में आपका जितना उत्पादन हो रहा है उसी को बोलते हैं कृषि उत्पादकता। क्या बोलते हैं, कृषि उत्पादकता। मान लीजिए 1 हेक्टेयर में आपने क्या किया कि 1 क्विंटल क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया। आपका पड़ोसी एक हेक्टेयर में क्या किया कि वो ये 2 किया और ये 1 किया। ठीक है, 1 क्विंटल गेहूं का क्या किया, उत्पादन किया। 1 क्विंटल, ये 2 किया 1 एकड़ में, उतने ही लागत में मान लीजिए 500 रुपया लगाया और ये भी 500 रुपया लगाया और 1 एकड़ में इन्होंने क्या किया कि 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। तो आप कह सकते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, यानी इसकी उत्पादकता ज्यादा है। तो उत्पादकता कुछ नहीं है, बस यही है जो आपको बताया गया। दूसरा शब्द है क्रॉप इंटेंसिटी, यानी फसल सघनता क्या होती है। फसल सघनता यानी फसल की गहनता क्या होती है। इसको हिंदी में देखा जाए तो क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि फसलों की क्या है, गहनता क्या है। फसलों की गहनता का मतलब यह है कि 1 साल में आप कितनी फसलों का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। यदि कोई 1 साल में, ठीक है, 1 साल में 5 फसलों का उत्पादन करता है और कोई 1 साल में 2 फसलों का उत्पादन करता है, तो इसको बोला जाएगा कि इसकी गहनता क्या है, ज्यादा है। तो गहनता का मतलब होगा नंबर ऑफ क्रॉप इन आ एग्रीकल्चर ईयर, यानी एक कृषि वर्ष में आप कितनी फसलों का उत्पादन करते हैं। एक हो गया आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग, इसको आप इंटेंसिव फार्मिंग भी बोल सकते हो। क्या है, ये गहन है ना, आप क्या कर रहे हैं, 2 से अधिक फसलें उगा रहे हैं तो आपकी क्या है, गहनता ज्यादा है। एक होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग, यानी विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि क्या होता है कि यदि आप 1 साल में 2 से कम फसलें उगाते हैं तो आपकी विस्तृत कृषि मानी जाएगी। जैसे आप चले जाइए कनाडा, यूएसए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं, बड़े बड़े खेतों पर मोनोकल्चर करते हैं, तो उसी को बोला जाता है विस्तृत कृषि। ठीक है, एक होता है मिक्स्ड क्रॉप, यानी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब ये हुआ कि एक सीजन में क्या किया आपने, एक खेत है आपका, इसी में गेहूं बो दिया, इसी में क्या किया, सरसों बो दिया, इसी में चना बो दिया, यानी 2 से अधिक फसलों को एक साथ जो है उगाना, क्या हुआ, वो आपका मिश्रित क्रॉप हुआ। क्या हुआ, मिश्रित क्रॉप हुआ। ठीक है, एक इन्होंने पॉइंट की बात की है आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, आइसोलेटेड स्टेट को हिंदी में बोलेंगे विलग प्रदेश। क्या बोलेंगे, विलग प्रदेश। ठीक है, तो विलग प्रदेश की इन्होंने बात की है। विलग प्रदेश क्या होता है, विलग प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ठीक है, जिसके विलग प्रदेश का मतलब एक ऐसा क्षेत्र है, कोई प्रदेश नहीं है। प्रदेश का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसके चारों ओर का जो टोपोग्राफी है, ठीक है, जो एरिया है इसके चारों तरफ का, वो लगभग क्या है, फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ जो क्लाइमेट पाई जाती है वो समान है। आप चारों तरफ चाहे यहाँ प्रोडक्शन करें, चाहे यहाँ प्रोडक्शन करें, चाहे यहाँ प्रोडक्शन करें, आप कहीं पर भी प्रोडक्शन करें तो आपकी लागत क्या मानी गई है कि सिमिलर होगी। क्या होगी, सिमिलर होगी। आपकी लागत क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, और इसमें क्या क्या रीजन, इसकी विशेषता आइसोलेटेड स्टेट की, आइसोलेटेड स्टेट की विशेषता ये है कि ये खुद पे क्या है, सफिशियंट है, पर्याप्त है। ये किसी बाहरी जो है राज्य से क्या करता है, क्षेत्र से जो है व्यापार नहीं करता है, यानी जितना ये प्रोडक्शन करता है उसका उपभोग कर लेता है। इसको ना तो किसी से लेने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है। यानी आइसोलेटेड स्टेट आप लोग समझ गए होंगे कि एक ऐसा रीजन है जहाँ की जो है टोपोग्राफी लगभग सिमिलर है, क्लाइमेट लगभग सिमिलर है, वहाँ का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत, कुछ भी आप उगाइए सबकी लागत एक होती है। ठीक है, इन्होंने इमेजिन किया है। अगर आप ऐसे देखा जाए व्यवहारिक जीवन में क्या 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 कोई ऐसा प्रदेश है
कि जहाँ की जो है टोपोग्राफी सिमिलर हो, ठीक है, एकदम से फ्लैट हो, और ये माना गया है कि ये किसी से व्यापार नहीं करता है, खुद पे सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लाइमेट यानी मौसमी दशाएं हर जगह समान है, लागत हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऐसे प्रदेश को इन्होंने क्या बोला, आइसोलेटेड स्टेट। इतने शब्दों को आपको क्या करना है, याद रखना है, ये बार बार क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब आइए कुछ आगे देखते हैं कि वान थ्यूनेन जी ने क्या बात कही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक बात और आपको यहां ध्यान देना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इनकी मान्यताएं, ठीक है, बेसिक अजम्पशंस। यानी ने बोला गया था कि आपको कि ये क्या है, नॉर्मेटिव अप्रोच पे है इनकी थियरी, तो इन्होंने कुछ मान्यताओं का प्रयोग किया होगा। तो कौन कौन सी मान्यता, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला इन्होंने माना है आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट होगा एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके बारे में भी आपको बताया गया है, आप अच्छे से जानते हैं। ये एक इनकी मान्यता हो गई। दूसरी इन्होंने मान्यता मानी होमोजीनियस टोपोग्राफी, मतलब जो भी सरफेस एरिया होगा वो लगभग क्या होगा, समान होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी समान होगी। तीसरा इन्होंने माना the isolated state is comprised of one market area and the market is surrounded by फ्लैट एग्रीकल्चरल लैंड। इन्होंने ये बताया कि जो भी हम आइसोलेटेड स्टेट की बात किए थे, एक ऐसे रीजन की बात किए थे, ठीक है, जिसकी विशेषताएं आप लोग जानते हैं। तो ये आइसोलेटेड जो स्टेट है, यानी जो ये रीजन है, ठीक है, इसमें एक क्या है, मार्केट एरिया भी शामिल है। मार्केट एरिया कहने का मतलब है कि अर्बन एरिया कोई ना कोई शामिल है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, अर्बन एरिया है, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या है, जिसके चारों ओर फ्लैट एग्रीकल्चरल लैंड है। यानी ये हो गया आपका आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट के यहाँ पर क्या है, एक मार्केट है, यानी अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया है जिसको मार्केट भी आप बोल सकते हो। और इसके चारों ओर का जो एरिया है, रीजन है, वो क्या है, वो फ्लैट एग्रीकल्चर लैंड है। ये जो एरिया है ये चारों ओर क्या है, फ्लैट है और एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड होगा तो इसका मतलब अगर यहाँ बात किया जाए तो इन सब एरिया में कहीं ना कहीं क्या होगा, रूरल बस्तियां होंगी। क्या होंगी, रूरल लैंड होगा, ठीक है। और ये रूरल लैंड को ये आगे चलकर क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंटरलैंड। ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक ऐसे प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, मान्यताएं, हाइपोथेसिस होती है, कल्पना करते हैं कि एक ऐसा प्रदेश होगा जहां पर एक मार्केट होगा, अर्बन रीजन होगा, जिसके चारों ओर क्या होगा, फ्लैट एग्रीकल्चर लैंड होगा। फ्लैट एग्रीकल्चर लैंड होगा तो इसका मतलब एग्रीकल्चर कौन करेगा, कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा, एक रूरल सेटलमेंट होगा। और रूरल सेटलमेंट को इन्होंने क्या बोला था, हिंटरलैंड बोला था, ठीक है। यही तो क्या है कि इस जो है आइसोलेटेड स्टेट में है, और कोई इस आइसोलेटेड स्टेट में क्या है, कुछ नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, वान थ्यूनेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देख लेते हैं कि ये क्या शामिल करते हैं। अगला पॉइंट है कि द मार्केट रिसीव गुड्स ओनली फ्रॉम द हिंटरलैंड। यानी ये जो बाजार है आपका, ठीक है, ये बाजार है, ये अर्बन एरिया है, ये जो सामान खरीदता है केवल एक लोगों से खरीदता है। किससे खरीदता है, इस हिंटरलैंड से, जो जहां पर कौन से लोग रहते हैं, फार्मर लोग रहते हैं, यानी रूरल एरिया से जो है खरीदता है। एंड हिंटरलैंड सेल गुड्स ओनली टू द मार्केट। यानी जो आपका मार्केट है, मार्केट जो है क्या बेचता है, अपना सामान किसको बेचता है, इस हिंटरलैंड को। और ये हिंटरलैंड जो है वो अपना सामान केवल किसको बेचता है, इस रूरल एरिया को। इसी दो के बीच में क्या होता है, जो है बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। जो भी खरीदना और बेचना होता है, जो बाइंग और सेलिंग होती है, वो केवल दो लोगों के बीच में होती है, एक इस रूरल एरिया के बीच में और एक इस अर्बन एरिया के बीच में। बाकी तीसरा यहाँ पर कोई नहीं है। ये इनकी क्या है, मान्यताएं हैं, ठीक है। यानी एक मार्केट है और एक क्या है, सेटलमेंट, सॉरी रूरल एरिया है, रूरल सेटलमेंट एरिया है, जहां पर किसान लोग रहते हैं। दो ही बस्तियां हैं, ठीक है, क्या है, केवल दो ही बस्तियां हैं। ये ऐसा ये कल्पना करते हैं। अगला इन्होंने माना, ठीक है, कि फार्मर्स आर सेटल्ड इन द हिंटरलैंड हु विश टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये बताया कि जो किसान लोग हैं, खेती करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इस हिंटरलैंड में रहते हैं। एक बस्ती है जहां पर रूरल जो है, रूरल एरिया में, जिसको हिंटरलैंड बोला गया। और एक किसान हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। क्या हो, मैक्सिमम हो। आप कल्पना करो कि एक ऐसा प्रदेश है जहां पर केवल दो ही क्या है, बस्ती है। एक बस्ती है रूरल एरिया जहां पर कुछ किसान रह रहे हैं 10, 20, 40, और एक है आपका मार्केट एरिया, यानी जो अर्बन एरिया है जहां पर कुछ लोग रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं, चारों तरफ की टोपोग्राफी सिमिलर है,
क्लाइमेट सिमिलर है, आप कहीं भी प्रोडक्शन कीजिए आपकी लागत समान है, ठीक है। और जो किसान है वो हमेशा चाहता है ऐसी फसलों को उगाना जिससे उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। ये कल्पना कर रहे हैं अभी हमारे थ्योनेन महोदय। अगला इन्होंने बताया कि देयर इज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द हॉर्स वैगन इज यूज। इन्होंने कहा कि इस पूरे एरिया में परिवहन का साधन ना तो साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना कोई नदी है, केवल एक परिवहन का साधन है, वो है क्या, आपका हॉर्स वैगन यानी घोड़ा गाड़ी, ठीक है। आप इसी घोड़ा गाड़ी से जाएंगे, सामान खरीदेंगे और सामान बेचेंगे। तीसरा कोई परिवहन का माध्यम यहाँ दूसरा नहीं है, एनीथिंग, कोई कुछ भी नहीं है, केवल घोड़ा गाड़ी है। एक ऐसे प्रदेश की ये कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। अगला इन्होंने बताया कि द मार्केट इज नॉट एक्सेसिबल बाय वाटरवे एंड देयर इज नो रोड, यानी इस जो मार्केट के जाने का रास्ता है वहां पर कोई पक्की सड़कें नहीं, कोई सड़क नहीं है, ठीक है, और ना कोई क्या है, वाटरवे भी नहीं है कि कोई जल मार्ग हो जिससे आप जा सके। इस मार्केट में अगर आपको जाना है रूरल एरिया से, जिस जहां पर सेटलमेंट है, ये रूरल सेटलमेंट एक ही सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट मतलब एक गांव है मान लीजिए, इन्होंने माना, तो यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो केवल घोड़ा गाड़ी आपके पास है, उसी से आप आइए जाइए, कोई कुछ दूसरा जो है साधन नहीं है। आगे इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट कास्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड वेट मटेरियल, यानी इन्होंने ये बताया कि जो आपका परिवहन लागत है भाई, अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि आपके पास जो है कोई दूसरा विकल्प है, केवल क्या है, घोड़ा गाड़ी है। तो इन्होंने कहा कि जो परिवहन है, ठीक है, आपको एक स्थान से यानी मार्केट को अगर आपको जाना है तो जो किराया होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगा, वो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, कहाँ से, इस मार्केट से, ठीक है, मार्केट की तरफ आएंगे तो गांव से मार्केट की तरफ, और अगर मार्केट से गांव की तरफ जाएंगे, विलेज की तरफ जाएंगे तो मार्केट से विलेज की तरफ, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेंट क्या है, ऊपर जो आपका किराया ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पहला इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका अगर कोई भी भार जो है, सामान जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका भार क्या है, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये बताया, पहला इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ेगा। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे आपका जो है कोई अगर सामान आप ले जा रहे हैं, इसका वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे किराया बढ़ेगा। यानी अगर आपको भैया 2 किलो ले जाना है, तुम 4 रुपया ले रहे हैं, तो 3 किलो ले जाना है तो तुरंत तुम्हारा किराया बढ़कर 5 रुपया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई और सब्स्टिट्यूट वाला जो किसको बोलते हैं, प्रतिस्थापन का साधन, ठीक है, तो आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप, ठीक है, आप बार्गेनिंग कर सको कि भैया आप टेम्पो वाले हो, आप नहीं चलोगे, ऑटो वाले हो, तो हम क्या कर लेंगे, जीप पकड़ लेंगे, बस पकड़ लेंगे, क्योंकि एक साधन है। तो इन्हें माना कि जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे किराया बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे किराया बढ़ेगा। यानी 5 किलो ले जा रहे हैं तो 10 रुपया लगेगा, तो 10 किलो ले जा रहे हैं तो तुरंत 20 रुपया लगेगा। जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे किराया भी बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे किराया बढ़ेगा। इतनी इनकी मान्यताएं हैं। बहुत सावधानी पूर्वक आपको मान्यताओं को पढ़ना है। मान्यताओं में से ही जो है क्या होता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि जो है वान थ्यूनेन या ऐसी मान्यता मानी कि उनकी जो मॉडल है उसमें घोड़ा गाड़ी, मोटर गाड़ी और बहुत सारी बसें प्रयोग होती थी, बस यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही साधन था, घोड़ा गाड़ी, कोई नदी वदी नहीं थी, ठीक है। तो ये सब सारी जो है मान्यताओं को आपको याद रखना है। अब आगे आइए देखते हैं कि इस मान्यता के बेस पे इन्होंने थियरी अपनी कैसे दी, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आपके पास साधन नहीं है, यानी जो कुछ तय करेगा वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ही तय करेगा, ठीक है। उसी के बेस पर आपको पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए ये नगर है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर रूरल एरिया में है, यहाँ से आपको सामान यहाँ ले जाना हुआ, ठीक है, भारी सामान ले जाना हुआ, तो क्या होगा कि नगर से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी पे है तो आपको प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। अब आपको पता है कि नगर के चाहे जिधर भी रहे, ठीक है, तो आपकी लागत क्या है कृषि में, वो इक्वल है। मान लीजिए कोई दूसरा है वो 5 किलोमीटर के एरिया में है, ठीक है, तो ये लेकर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी क्या है, कम है। और अगर ये क्या करे कि इसकी दूरी कम है तो इसको कम सामान जो है कम पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, इसकी दूरी ज्यादा है तो इसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए देखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे आपका भार यानी जो ज्यादा भारी सामान है वो नगर के पास उगाइए, वैसी खेती कीजिए, और जो हल्के हैं उसको दूर कीजिए, क्योंकि दूरी जो है किराया दोनों तरफ से बढ़ेगा, जैसे दूरी बढ़ेगी और जैसे भार बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपको अब ये बताता है ना, इसी से आप पता लगा लेंगे कि जो नगर है
नगर के आसपास की जमीन का जो है फसल कैसी उगाई जाएगी और नगर से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसी फसलें कैसी उगाई जाएंगी, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। यही बातें इन्होंने भी बताने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट और कोई नहीं है, केवल क्या है, घोड़ा गाड़ी है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी जो न देखे होंगे वो जाके गूगल कर लेंगे और देख लेंगे घोड़ा गाड़ी कैसे थी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहते हैं वान ह्यूनेन जी, आइए देखते हैं। ये पॉइंट डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक रेंट की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक रेंट जहां लिखा हुआ है आर्थिक लगान। आर्थिक लगान का मतलब सीधा सीधा हुआ लाभ। ठीक है, कि आपको लाभ कब होगा, इन्होंने इनसे पूछा गया कि किस दशा में किसानों को लाभ होगा, तो उन्होंने ये बताया, ठीक है, कि जो लाभ है आपका, लाभ बराबर क्या हो गया, जो आप सेलिंग करते हो। ठीक है, उसमें से क्या घटा जाए, उसमें से आपका घटा दिया जाए। कौन सा कास्ट? जो आपने खेती में लगाया, जैसे आपने रासायनिक खाद का प्रयोग किया, आपने बीज को खरीदा, आपने सिंचाई की, ये वाला कास्ट लगा घटा दिया जाए, प्लस उस सामान को जो आपने उगाया, जैसे मान लीजिए आप सब सब्जी उगाए, सब्जी को मार्केट में ले जाओगे तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगेगा, तो ये दोनों क्या करीजिए, कास्ट को किससे घटा दीजिए, जो आपने बेचा, यानी 10 रुपए का आपने बेचा, तो इसमें से मान लीजिए आपने 2 रुपया लगाया था जो है सिंचाई, खाद, बीज, यानी जो है जो जिस इन सब साधनों पर, और आपका 2 रुपया लग गया प्लस उसको मार्केट में ले जाने के लिए, तो 10 - 4 = 6 कितना हुआ, आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 6 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपकी लागत ऑलरेडी घट गई है। ठीक है, अब देखिए कि ये लागत ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इस दोनों कास्ट पे। तो इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि रेंट का निर्धारण कैसे होता है। आइए हम आपको बताते हैं इस फिगर के माध्यम से। ठीक है, यहां मान लिया इन्होंने डिस्टेंस, क्या मान लिया, डिस्टेंस। यहां पर इन्होंने मान लिया कि ये क्या है, आपका मार्केट है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने ये मान लिया कि कोई भी कास्ट है वो लागत हो, जो लागत होगी, चाहे आप मार्केट के पास उगाइए, चाहे मार्केट से 10 किलोमीटर दूर उगाइए, तो आपकी लागत होगी कृषि में वो इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने माना था टोपोग्राफी सेम है, इन्होंने सिंचाई के साधन सब कुछ क्या है, वहां की जलवायु सेम है, तो आपकी जो इन्होंने लागत मानी थी, चारों तरफ मार्केट के चारों तरफ क्या है, एग्रीकल्चर लैंड ही तो है, जो आपको आपने देखा था वहां पर मान्यताओं में, तो इसकी लागत क्या है, सबकी बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर एक खींच दिया गया कि आप अगर मार्केट में इसको बेचते हैं सामान को, तो ये आपकी मार्केट वैल्यू को बताएगा, मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये आपकी मार्केट वैल्यू को बताएगा। अब आइए देखते हैं, इधर आपका बताया जाएगा इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट का सीधा मतलब क्या हुआ कि कितना लाभ होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक किसान है, उसका खेत ये आपका हो गया, ये आपका हो गया मार्केट। ठीक है, मार्केट हो गया क्योंकि आप सामान मार्केट में ही तो बेचोगे। ये हो गया F1 फार्म, एक किसान यहाँ खेती कर रहा है, एक किसान यहाँ खेती कर रहा है, F2। ठीक है, तो एक किसान यहाँ खेती कर रहा है, एक किसान यहाँ खेती कर रहा है, और ये आपका शो कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। क्यों ट्रांसपोर्टेशन कास्ट? क्योंकि मार्केट से देखो, मार्केट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अगर आप ऊपर जा रहा है, यानी क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट यानी परिवहन लागत, जो भी किराया आप देंगे। अब देखिए, हमने ये बताया था ये एरिया क्या है, इकोनॉमिक रेंट है। अब पहले वाले किसान को देखिए कि उसको कितना फायदा हो रहा है, उसको इतना फायदा हो रहा है। देखिए कितना फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको देखिए, आप अभी आपको क्या बताया गया है कि जो आपका प्राइस, जो लाभ निकलता है, वो किस आधार पर निकलता है, जो आप मार्केट में बेचते हैं उसमें से जो ये जो आपने खाद बीज ये खरीदा इसकी कास्ट, और दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले किसान को लाभ ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो केवल इतना लग रहा है। देखो यहां से गया यहां तक इतना लग रहा है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो यहाँ पर खेती कर रहा है वो इतना लग रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा लग रहा है, तो इसका प्रॉफिट केवल कितना मिल रहा है,
केवल इतना मिल रहा है। इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थोड़ा कम लग रहा है तो इसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जिसका ज्यादा लगेगा उसको प्रॉफिट कम होगा, यानी मार्केट से जैसे जो पास में रहेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम लगेगा, मार्केट से जो दूर जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा लगेगा, और जिसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा लगेगा उसको लाभ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। देख लीजिए आप, ये आपका लाभ का एरिया दिखा रहा है, ठीक है। अब आप यहां से भी लाभ निकाल सकते हैं, ये जो P = S - C + T। और आपको ये वाला कास्ट जो है खाद बीज और सिंचाई वाला कास्ट, ये क्या है, ये दोनों का फिक्स्ड है, इसका भी उतना लगेगा, इतना इसका भी जो है, मान लीजिए इस पे 10 रुपए खर्च कर रहा है तो ये भी 10 रुपए खर्च करेगा किसान खाद बीज और सिंचाई पर, ठीक है। ये भी खाद बीज और सिंचाई पर 10 रुपए खर्च करेगा, क्योंकि ये वाला कास्ट क्या है, सबका बराबर है, ठीक है। तो किसमें अंतर होने के कारण लाभ में अंतर आ रहा है, परिवहन लागत में अंतर होने के कारण क्या हो रहा है, लगातार लाभ में अंतर आ रहा है। यही बात समझाने का प्रयास किए हैं आपके क्या, वान थ्यूनेन महोदय ने, ठीक है। आप आई होप आपको ये वाला ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लैंड यूज का पैटर्न कैसे होगा जैसे जैसे नगरों से दूर जाएंगे। आइए आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि पूरा मान्यताएं बता दी, मान्यताओं के बाद इन्होंने इकोनॉमिक रेंट कैसे मिलेगा लोगों को ये भी बता दिया। इस बेस पे इन्होंने 2 सिद्धांत दिए। क्या दिए, 2 सिद्धांत दिए। पहला क्रॉप इंटेंसिटी, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड यूज। तो क्रॉप इंटेंसिटी जैसे जो इन्होंने मान्यताएं मानी थी उस मान्यताओं के आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले। एक निष्कर्ष निकाले क्रॉप इंटेंसिटी यानी फसल की गहनता के बारे में। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे जो नगर है आपका, जो मार्केट है, मार्केट से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, फसल की गहनता क्या होगी, कम होती जाएगी। फसल की गहनता क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे मार्केट से आप दूर जाएंगे। फसल की गहनता का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में ज्यादा फसलें कौन उगाएगा, जो नगर के पास रहेगा। क्यों ज्यादा उगाएगा, क्यों ज्यादा दूर वाला ज्यादा फसलें नहीं उगाएगा, क्योंकि अगर यहाँ वाला 10 फसलें उगाएगा और यहाँ वाला 5 फसलें उगाएगा तो ये क्या है, मार्केट से इतना ज्यादा दूर है कि ट्रांसपोर्ट दोनों की कास्ट तो क्या होगी, कास्ट जो होगी खाद बीज और सिंचाई वाला वो तो इक्वल होगा, लेकिन इसको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, तो नुकसान हो जाएगा। और आपको पता है कि उन्होंने मान्यता मानी है कि किसान क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, यानी उसको पता है कि हमको प्रॉफिट कहां पर मैक्सिमम होगा। और आपने देखा भी, हमने आपको जो है ग्राफ के माध्यम से सिद्ध किया कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ही एक ऐसा है जो मैटर कर रहा है आपके पूरे के पूरे टोटल प्रॉफिट में। तो इसीलिए ये क्या बोले कि जो क्रॉप इंटेंसिटी, नगर के पास ज्यादा सघन एग्रीकल्चर होगा और जैसे जैसे नगर से दूर जाएंगे वैसे वैसे सघनता क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा इन्होंने बताया एग्रीकल्चर लैंड यूज पैटर्न चेंज विद डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम मार्केट। इन्होंने ये बताया मार्केट से जैसे भी, यानी मार्केट है इसके चारों ओर एग्रीकल्चर एरिया है, तो मार्केट से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यहाँ पर कोई दूसरी फसल उगाई जाएगी, यहाँ पर कोई दूसरी, यहाँ पर कोई दूसरी, यहाँ पर कोई दूसरी, इसका जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, टोटली चेंज होता जाएगा। तो ये 2 इसको इन्होंने निष्कर्ष निकाला, ठीक है। और इसी क्या है कि निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने बताया कि कहीं पर भी जो एग्रीकल्चर का जो लोकेशन होता है उसके उन्होंने बताया कि किसी भी नगर के चारों ओर जो है एग्रीकल्चर की 6 रिंग्स पाए जाएंगे, 6 जोन पाए जाते हैं। ये इन्होंने पूरे विश्व में क्या किया, इसको बताया कि हर विश्व में यही हर जो है हर जगह, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सभी जगह ये क्या होगा, पाया जाएगा, ठीक है। इतनी अगर मान्यताएं आप मानोगे तो इन मान्यताओं के आधार पर इन्होंने बताया कि पूरे क्या है कि कहीं पर भी क्या पाया जाएगा, जो एग्रीकल्चर होगा वो क्या, उसकी कितने जोन्स पाए जाएंगे, 6 जोन्स पाए जाएंगे और इसी जोन्स के अंतर्गत जो है पूरी की पूरी कृषि की जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपका हो गया मार्केट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मार्केट, इसको तो आप जानते हैं कि ये पूरा मार्केट है। मार्केट के चारों तरफ ही क्या है, आपका एग्रीकल्चर लैंड है। तो इन्होंने ये बताया कि जो आपका पहला जोन होगा उसमें पेरिसेबल गुड्स पाए जाएंगे, ठीक है। उसमें पेरिसेबल गुड्स उगाए जाएंगे। पेरिसेबल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स हैं, ऐसे जो है आपकी वस्तुएं हैं जो जल्दी खराब होने वाली हैं। जैसे आपकी क्या होगा, यहाँ पर किसकी खेती, यहाँ पर क्या होगा,
दुग्ध का उत्पादन होगा, ठीक है, जो साग सब्जी है यानी वेजिटेबल्स होगा, जो डेली यूज में जो डेली क्या होता है, यूज होता है, तो ये खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बताया इन्होंने कि ये जो मार्केट है, आपका मार्केट है, इसके चारों ओर जो पहली पेटी पाई जाएगी वो किसकी पेटी पाई जाएगी, वो इसी पेरिसेबल गुड्स की पाई जाएगी, जिसमें जैसे दूध, साग सब्जी, इनकी क्या होगी, खेती होगी, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाले हैं, इसलिए इनको नगर के सबसे नजदीक उगाया जाएगा, ताकि इनको तुरंत क्या है कि सुबह जरूरत पड़ी तो हमने सुबह अपने खेतों से निकाला और मार्केट में उसको पहुंचा दिया, वो खराब भी नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि जैसे आज क्या है, आज तो हम जो है फ्रिज के वाहन का उपयोग करके उसको हजारों किलोमीटर दूर लेकर चले जा सकते हैं, लेकिन ये आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये थियरी कब दिए थे, 1826 में। ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। दूसरा इन्होंने टिम्बर, ठीक है, यानी जो दूसरा जोन होगा ये आपका हो गया पेरिसेबल गुड्स। इसके चारों तरफ इन्होंने बताया कि नगर के चारों तरफ जो दूसरा रिंग बनेगा, इसको इन्होंने बताया कि ये क्या होगा, यहाँ पर टिम्बर का उत्पादन होगा, यानी कास्ट का ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक है। क्यों कास्ट का उत्पादन होगा, क्योंकि पहले क्या था कि आज क्या है कि खाना बनाने के लिए आप गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हीटर का प्रयोग करते हैं। 1826 में सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी, तो जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए इसी कास्ट का क्या किया जाता था, इसी का प्रयोग किया जाता था, इसी टिम्बर का प्रयोग किया जाता था। और टिम्बर क्या है, भारी होता है, तो इन्होंने बताया कि जो ये दूसरा रिंग होगा, इसमें टिम्बर का एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि अगर यहाँ कास्ट का उत्पादन नहीं किया जाएगा तो ये बहुत भारी होगा, तो इसको अगर दूर उत्पादन कर, अब वहां पे लाने के लिए नगरों में क्या होगा, परिवहन कास्ट ज्यादा लगेगा और किसानों को नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दूसरे रिंग में क्या पाया जाएगा, आपका ये फॉरेस्ट एंड टिम्बर की जो है पाया जाएगा। तीसरा की खेती की जाएगी, ठीक है, यानी इसमें कास्ट का उत्पादन होगा। तीसरे में इन्होंने बताया कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, नो फैलो लैंड रहेगा, यानी इसमें तीसरी जो इसकी तीसरी पेटी पाई जाएगी, इसके चारों तरफ ये क्या होगा कि यहाँ पर सघन कृषि होगी। सघन कृषि क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, ये अभी क्या है, नगर के सबसे पास में है, तो यहाँ पर परिवहन कास्ट आपकी क्या लगेगी, कम लगेगी। आप कितना भी जो है वो भार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तभी दूरी ज्यादा चलनी नहीं पड़ेगी, जब दूरी ज्यादा नहीं तय करनी पड़ेगी तो आपका जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो तीसरी पेटी होगी, ये हो गई आपकी पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी। तीसरी पेटी होगी, वहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, सघन कृषि होगा, और वहां पर किसी भी प्रकार की प्रति फैलो लैंड नहीं होगा, यानी तीसरी पेटी में जितनी भी भूमि होगी सभी पे क्या होगा, एग्रीकल्चर का वर्क होगा। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर 6 ईयर क्रॉप साइकिल होता है, यानी इस तीसरी पेटी में इन्होंने बताया कि 6 वर्षीय फसल चक्र की प्रक्रिया होगी, यानी 6 वर्षीय फसल चक्र की क्या होगी, प्रक्रिया होगी, ठीक है। यानी फसल चक्र का मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर उगाया जाता है उसका एक चक्र होगा कि एक साल हम ये उगाएंगे, अगले साल ये उगाएंगे, अगले साल ये उगाएंगे, और ऐसा करते करते 6 सालों तक फसलों का एक क्रम होगा, और ऐसे ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धान उगाया गया, फिर गेहूं, फिर गन्ना, मटर, चना, सरसों, फिर आ गया धान, ऐसे ऐसे क्या होता रहेगा, ये क्रॉप आपका चलता, ये क्रॉप का जो साइकिल है वो चलता रहेगा, ठीक है। अगला चौथा जो उसको इन्होंने बताया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, खेती भी होगा, पास्चर लैंड भी होगा, यानी कुछ चारागाह भूमि पाई जाएगी, और कुछ फैलो लैंड भी होगा, यानी फैलो लैंड का मतलब परती भी भूमि पाई जाएगी। यानी इसके चारों ओर का जो रिंग बनेगा वहां पर क्या होगा, ये चौथा रिंग हो गया, और यहाँ पर पाया जाएगा एग्रीकल्चर भी होगा, पास्चर भी होगा, चारागाह भी होगा, और फैलो लैंड भी होगा, यानी यहाँ पर परती भूमि भी पाई जाएगी। किस रीजन में, चौथे रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर एक विशेषता है कि 7 ईयर क्रॉप साइकिल, यहाँ पर 7 वर्ष का फसल चक्र पाया जाएगा, ठीक है। 7 वर्ष का फसल चक्र कैसे होगा, 3 वर्ष यहाँ पर क्या होगी, खेती होगी, 3 साल यहाँ खेती होगी। खेती में किसकी खेती होगी, तो राई। राई एक विशेष प्रकार की फसल थी जो उस समय जर्मनी में बहुत उगाई जाती थी, ठीक है। तो इन्हें बताया कि 7 वर्षों में 3 वर्ष क्या होगा, राई की खेती होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 3 वर्ष यहाँ पर क्या होगा, चारागाह होगा, और लगभग 4 वर्षों तक क्या होगा कि ये परती छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यानी पहले राई उगाया जाएगा, खेती होगी, चारागाह होगा, ठीक है। उसके बाद परती पड़ा रहेगा, यानी फैलो लैंड रहेगा, वहां पर किसी प्रकार की कृषि नहीं होगी, और ये क्रम क्या है, 7 वर्षों का पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, 5वां जोन, जिसमें इन्होंने बताया एग्रीकल्चर भी होगा, पास्चर मतलब चारागाह भी होगा, पास्चर लैंड होगा, और
फेलो लैंड भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी तीनों था, यहाँ पर भी तीनों है, अंतर केवल इतना है, ठीक है, कि यहाँ पर कितने एरिया में एग्रीकल्चर होगा, कितने एरिया में पास्चर लैंड रहेगा, कितने एरिया में फेलो लैंड होगा, ये निर्धारित नहीं है, लेकिन यहाँ पर निर्धारित है। यहाँ पर क्या होगा, 1/3 भाग पर, जितने मान लीजिए आपका खेत 1 एकड़ है या 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर में 1/3 भाग पर एग्रीकल्चर होगा, 1/3 भाग पर प्लस क्या होगा, पास्चर लैंड होगा, और प्लस 1/3 भाग पर क्या होगा, 1/3 भाग पर प्रति होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 5 3 2 या, ठीक है, ये देखिए 1 आ गया। यानी यहाँ पर निर्धारित है कि कितने कितने एरिया में पास्चर लैंड होगा, एग्रीकल्चर लैंड होगा, फेलो लैंड होगा, यानी प्रति भूमि होगी। इसीलिए इस जो है 5वें जोन को बोलते हैं आपको 3 क्रॉप फील्ड सिस्टम, यानी 3 खेत प्रणाली। क्या बोलते हैं, 3 खेत प्रणाली, 3 खेत प्रणाली। इसको आप लोग हिंदी वाले अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। और जो सबसे आउटर जोन होगा उसमें होगा लाइव स्टॉक, यानी पशुपालन का कार्य होगा। ठीक है, 4, इसके बाद ये 5वीं रिंग, और 5वीं रिंग के बाद ये 6ठी रिंग पाई जाएगी। ठीक है, ये 6ठी रिंग क्या है, पाई जाएगी। अब ऐसे ही रिंग पाया जाएगा, ये किसका कहना है, वान-थ्यूनेन का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे, आपको रिंग्स का क्रम याद होना चाहिए। नगरों से जैसे जैसे जाएंगे, 6 का क्रम क्या है, जो भी 6 रिंग है, इसकी विशेषता क्या है, किसमें 5 ईयर साइकिल पाई जाएगी, किसमें 6 ईयर साइकिल पाई, 7 ईयर साइकिल पाई जाएगी, और इसमें 3 क्रॉप फील्ड का सिस्टम पाया जाएगा, कहां पर पशुपालन का कार्य होगा। ये सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी आपको हमने भी बताया है कि कौन सी रिंग्स कहां पर है, उसकी विशेषताएं आपसे पूछ लिया जाएगा। 3 क्रॉप फील्ड कहां पर है, इंटेंसिव खेती कहां पर होगी, एक्सटेंसिव खेती कहां पर होगी, ठीक है, पशुपालन कहां पर होगा। तो इन सब बातों को आपको क्या करना है, याद रखना है। इनकी पेटियां कैसी पाई जाएंगी, गोलाकार पाई जाएंगी, क्योंकि सभी की तरफ क्या है, सभी की तरफ जो लागत है, चाहे आप, इन्होंने क्या बताया था, इसकी तरफ ही आपका क्या था, आइसोलेटेड रीजन था, तो चाहे आप यहाँ रहेंगे खेती कर रहे हैं तब भी आपकी लागत बराबर होगी, चाहे यहाँ रहेंगे तब भी लागत आपकी बराबर होगी। इसीलिए जो पेटी का क्रम है वो कैसा है, वो जो है आकार का है, क्योंकि आपका परिवहन लागत क्या है, परिवहन लागत दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, और परिवहन जो का साधन है केवल एक है, घोड़ा गाड़ी। इसलिए जो पेटियां हैं वो क्या है, रिंग की और मतलब रिंग की तरह पाई जाती हैं। ठीक है, ये बातें हमारे किसने ये बातें कही थी, आपके जो है वान-थ्यूनेन महोदय ने। पुनः क्या हुआ, समय बीतने के साथ इन्होंने अपने थियरी में संशोधन किया। थियरी में संशोधन करने जो है क्या किया कि इन्होंने जो बताया था कि जो नगर है, ठीक है, और नगर के जो चारों ओर क्रॉप एरिया है जहां पर खेती की जाती है, तो इन्होंने बताया था पहले कि परिवहन का केवल एक साधन है, वो है क्या है, हॉर्स वैगन। क्या है आपका, हॉर्स वैगन। बाद में इन्होंने ये मान लिया कि नगर में क्या है, नगर के बगल से एक रिवर बहती है, यानी परिवहन का एक दूसरा भी इन्होंने क्या मान लिया, साधन मान लिया। और इन्होंने मान लिया कि नगर के पास क्या बहती है, रिवर बहती है, जिसके कारण बाद में जो आपका जो पेटी है, ठीक है, पेटी का आकार कुछ इस तरीके का हो गया, यानी इलोंगेटेड हो गया, गोलाकार से हटकर क्या हो गया, लंबवत हो गया। ये बातें भी आपको याद रखना है कि जिन्होंने जब अपनी मान्यता जो है आगे और बताया, इन्होंने ये बताया कि इसमें संशोधन किया तो परिवहन के एक और साधन को सम्मिलित कर लिया, रिवर को, तो जिसके कारण पेटियां थी जो गोलाकार थी अब क्या हो गई, इलोंगेटेड हो गई, क्योंकि लोग रिवर के सहारे क्या करने लगे, परिवहन करने लगे। क्योंकि जो वाटर का मार्ग होता है, ठीक है, जो वाटर वे होता है वो बहुत ही क्या होता है, सस्ता होता है, बहुत ही क्या होता है कि चीप होता है। तो ये बातें याद रखनी है। अब आइए जान लेते हैं इनकी कुछ आलोचनाओं के बारे में। इनकी आलोचनाएं अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसकी प्रासंगिकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि इन्होंने कल्पना किया था एक आइसोलेटेड स्टेट, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, स्टेट का मतलब वहां क्षेत्र था, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ की टोपोग्राफी अगर आपको सिमिलर मिल जाएंगी, तो चारों तरफ की जलवायु एक जैसी हो, जो है परिवहन का केवल एक ही साधन हो, केवल 2 ही उसमें जो है क्षेत्र हो, एक रूरल एरिया हो, एक अर्बन एरिया हो। ठीक है, तो विद्वानों ने काफी इसकी आलोचना की बाद में। और देखा जाए तो वर्तमान में जैसे इन्होंने बताया कि पहली पेटी के पास क्या पाया जाएगा, पहली पेटी के पास पेरिसेबल गुड्स होगा। हो सकता है आज के समय में जो फ्रिज के इतने बड़े बड़े वाहन बनाए गए हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, कि जो उसमें सामान है वो आप 2-4 दिन तक नहीं खराब होता, रखे रहें आप आराम से। तो कोई जरूरी नहीं कि नगर के पास ही ऐसी खेती हो, नगर के दूर भी खेती हो सकती है, यानी पेटियों का क्रम चेंज हो गया है, अब ऐसा कुछ
नहीं पाया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, तो ये सारी इनकी आलोचना की गई। आलोचना के बावजूद हम कहेंगे कि 1826 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, और 1826 में जब इन्होंने सिद्धांत दिया था तो उस समय इसकी प्रासंगिकता काफी हद तक ठीक थी। ठीक है, लेकिन प्रासंगिकता अब बिल्कुल भी नहीं है। आइए इसी से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए कुछ और विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं, उनकी केवल हमको नाम याद रखने हैं। बाकी आपको क्या करना है, जो वान थ्यूनियन महोदय हैं, वान थ्यूनियन को इतने अच्छे से पढ़ना है कि जो है एग्जाम में कुछ भी पूछ ले तो आप उसको अच्छे से लगा ले जाएं। ठीक है, जितना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर एक भी, चाहे वो आर्थिक लगान की बात करें तो इसका मतलब लाभ हुआ, या किसी भी प्रकार की बात करें। ठीक है, एक और भी है सिंक्लियर महोदय, इनका नाम था सिंक्लियर। सिंक्लियर ने भी अपनी एग्रीकल्चर के लोकेशन से संबंधित सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया कि वान थ्यूनियन के सिद्धांत में क्या किया, परिवर्तन किया, और इन्होंने बताया कि केवल जो परिवहन है, परिवहन लागत की बात करते हैं, जैसे परिवहन लागत पे ज्यादा जोर दिए उन्होंने, तो इन्होंने बताया ऐसा नहीं है कि जो लैंड यूज पैटर्न होता है, यानी लैंड का यूज कैसे करेंगे, केवल परिवहन के साधन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे नगरों का विकास होता है, ठीक है, अगर कोई नगर बाहरी की तरफ, बाहर की ओर फैल रहा है, तो होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि जो नगर के सबसे पास के एरिया होते हैं उनके जो कीमत होती है जमीन का वो कम होता है, लेकिन जो नगर से दूर होते हैं उसकी कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है। जिसके कारण क्या होता है कि जिस प्रकार से आपके वान पेटियों का क्रम बताया है, ये पेटियों का क्रम एकदम क्या हो जाता है, उलट जाता है। और जो इन्होंने बताया कि नगर के सबसे करीब क्या होता है, पेरिसेबल गुड्स की खेती होती है, तो इन्हें बताया वो नगर के करीब नहीं होगा बल्कि नगर के सबसे दूर एरिया में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने अपनी थियरी दी, इनके बारे में इतना आपको जानना है। दूसरे ओलोफ जॉनसन, ठीक है, ओलोफ जॉनसन ने क्या किया, इन्होंने एक थियरी दिया। इन्होंने थियरी अपनी जो दी थी वो 1925 में दी थी, और इन्होंने भी वान थ्यूनियन महोदय की तरह नगर हैं, नगर के चारों ओर 7 रिंग बताए थे कि नगर के चारों ओर वान थ्यूनियन महोदय की तरह, वान थ्यूनियन ने 6 बताया था, तो इन्होंने 7 रिंग बता दिया। 1925 में अपना सिद्धांत दिया था, इतना आपको जानना है। एक है बेकर महोदय, ठीक है, तो बेकर महोदय ने क्या किया था, यूएसए में जो एग्रीकल्चर का लोकेशन था उसके बारे में बात की थी, और पूरे यूएसए को उन्होंने 12 प्रकार के कृषि प्रदेशों में क्या किया था, विभाजित किया था। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने अमेरिका के जो है एग्रीकल्चर रीजन को डिवाइड किया था। ये बात आपको जाननी है। ठीक है, एक और थियरी है गेम थियरी। गेम थियरी का मतलब हुआ खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जानकारी वॉन न्यूमैन एवं मोरेनस्टाइन, ठीक है, ये दोनों विद्वानों ने 1944 में मिलकर ये थियरी दिया था। तो इन दोनों विद्वानों ने जब ये थियरी दी तो इस थियरी के बेस पर आगे बहुत सारे विद्वानों ने थियरी दी। इन्हीं के बेस पर एक थी जिसमें पीआर गाउल्ट, पिल और ठीक है पिलन महोदय और हेडी महोदय। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि गेम थ्योरी किसने दिया था, ये पहले इन्होंने दिया था, उसके बाद गेम थ्योरी किसने दिया, गोल्ड, पिलन और हेडी महोदय ने भी दिया। पीआर गाउल्ट ने भी क्या दिया था कि गेम थ्योरी दी थी। इतने बारे में, इतने जो है विद्वानों के बारे में एग्रीकल्चर लोकेशन से संबंधित मॉडल को आपको याद रखना है। अगर आप लोग इतना याद रखते हैं, ठीक है, तो एक विद्वान का नाम और याद रखिए, हेलन बर्न नाम है उनका, हेलन बर्न। इन्होंने भी क्या किया था, एग्रीकल्चर लोकेशन संबंधित थ्योरी दी थी। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, 5 विद्वानों के नाम दे दे, पूछ ले कि कौन किसने एग्रीकल्चर जो लोकेशन है उससे संबंधित थ्योरी दी थी कि नहीं दी थी। इन्हीं सब बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इन्हीं सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या है कि जो ये थियरी है वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, और कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको अच्छे से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ईमेल है, जो कि आपको पता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया था कि वॉइस को लेकर कुछ इशू आ रहा है, हम उस पर जो है काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही वो वॉइस इशू क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तब तक आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस वीडियो को हम दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।